और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। वियतनाम के फू क्योक द्वीप के पास हुए नाव हादसे में 15 भारतीय सैलानियों की मौत हो गई। इंडियन एम्बेसी ने सभी 15 मरने वालों की लिस्ट जारी कर दी है। इस हादसे में तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरलम के 2 लोग शामिल हैं। फ्यू क्योक द्वीप के पास नाव हादसे के वक्त नाव में कुल 36 लोग सवार थे। इसमें से 32 भारतीय पर्यटक थे, 3 क्रू मेंबर और 1 अटेंडेंट था। हादसे में 15 भारतीयों की जान चली गई, जबकि अन्य 17 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स समेत 21 लोगों का रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। उन्हें समंदर से बाहर निकाल लिया। समंदर की लहरों के बीच अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको तलाशने का काम लगातार वहां पर रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। आपको बता दें कि ये टूरिस्ट बोट थी जो अचानक से पलट गई और इस बोट में लगभग 30 से ज्यादा लोग सवार थे। 15 भारतीयों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में। वियतनाम के सबसे फेमस बीच डेस्टिनेशन पर लहरों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले सैलानियों के परिवार में सन्नाटा पसरा है। परिवार शोक में डूबा हुआ है। खुशियों के सफर के खौफनाक अंत की खबर सुनकर परिवार सदमे में है। इन हादसे में जिन 15 भारतीयों की मौत हुई है उनमें तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरलम के 2 टूरिस्ट शामिल हैं। हादसे में तमिलनाडु के जिन 10 टूरिस्ट की मौत हुई है उनमें एक तिरुचिरापल्ली के अलगू राजा भी थे। अब उनके घर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो तिरुचिरापल्ली के ही भीमनगर यानकई कट्टी मैदान में रहने वाले शेख अब्दुल्ला का परिवार भी मातम में है। हादसे में आंध्र प्रदेश के जिन 3 सैलानियों को समंदर की लहरों ने डुबो दिया उनमें कडप्पा के मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर श्रीधर मुदियम भी शामिल है। श्रीधर के साथ आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिले के 28 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर छुट्टी मनाने वियतनाम गए थे, लेकिन इस हादसे ने श्रीधर की फैमिली को कभी न भुलाने वाला जख्म दे दिया। अब फैमिली ने सरकार से श्रीधर के शव वापस लाने की अपील की है। वियतनाम में स्पीड बोट पलटने से हुए खौफनाक हादसे में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के मशहूर बिजनेसमैन गिल्ली किशोर की पत्नी जयश्री की मौत हो गई। हादसे के बाद मछलीपट्टनम में उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। वियतनाम के फू क्योक द्वीप पर हुए नाव हादसे में मारे गए सभी लोग छुट्टियां बिताने वियतनाम गए थे। जानकारी के मुताबिक एक मोबाइल कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वियतनाम टूर का आयोजन किया था और इसके लिए 250 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम वियतनाम गई थी, जिसमें तमिलनाडु से 170, आंध्र प्रदेश से 35 और तेलंगाना से 45 लोग शामिल थे। लेकिन ये अपनी खुशियों के सफर के दौरान तूफानी लहरों की चपेट में आ गए। तेज लहरों ने देखते ही देखते स्पीड बोट को अपनी आगोश में ले लिया। जो बोट लहर में पलटी उसमें भारतीय टूरिस्ट सवार थे। समंदर की तेज लहरों के बीच पानी में गिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो बोट हादसे का शिकार हुआ उसमें आसपास कई और बोट भी मौजूद थे। इसमें सवार लोगों ने अपने पड़ोस की बोट पलटने के बाद उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए समंदर में लाइफ जैकेट फेंकने लगे। शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे वियतनाम के बीच डेस्टिनेशन फू क्योक में हुए इस हादसे में तमिलनाडु के जिन 10 सैलानियों को समंदर की लहरों ने अपना शिकार बना लिया उनमें सेंथिल कुमार जयवेल, मुरुगा प्रभु अरुमुगम, श्रीधर सुंदरराजन, शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद, बालाजी नटेसन, विनय कुमार चिथापुरम भास्कर, रविशंकर सुमुगरन, संतोष कुमार शांतिलाल जैन, बापू कुप्पुस्वामी, आलागुराजन शिवस्वामी शामिल हैं। तो वहीं हादसे में मारे गए आंध्र प्रदेश के 3 टूरिस्टों में से नल्लाकपेटा आदिशेषैया, श्रीधर मुदियम, जय लक्ष्मी गोल्ली और केरल के टूरिस्ट अविकोट चेरियन थॉमस लेवेनी थॉमस का नाम शामिल है। वियतनाम नाम हादसे में जो वीडियो सामने आए हैं उनमें लहरें उठती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। नाव जब पलटी तो टूरिस्ट नाव के नीचे फंस गए, जिन्हें निकालने में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लहरों के बीच से बाहर निकाले गए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर CPR दिया गया और फिर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वियतनाम में हुए नाव हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने दुख जताया है। PM मोदी ने पोस्ट पर लिखा, वियतनाम के फू क्योक के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुए नाव हादसे की दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायल बचे लोगों के जल्द ठीक होने की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। हमारे अधिकारी वियतनामी अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में। छुट्टियां बिताने वियतनाम पहुंचे लोगों की नाव हादसे में हुई मौत को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी एक्स पोस्ट के जरिए दुख जताया।
नाव हादसे को लेकर इंडियन एम्बेसी ने हादसे में मारे गए सभी 15 इंडियन टूरिस्ट की लिस्ट शेयर करते हुए हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में स्पेशल इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। हो ची मिन्ह सिटी में मौजूद भारतीय दूतावास में +84 36281 7930 +84 91552 3714 और +84 33452 0414 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं हनोई में बनाए गए कंट्रोल रूम के लिए 084 91308 9165 नंबर जारी किया गया है। वियतनाम के जिस फू क्वोक द्वीप में उठी लहरों ने 15 इंडियन सैलानियों को अपना शिकार बना लिया, वो वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है। थाईलैंड की खाड़ी में स्थित द्वीप अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, शानदार रिजॉर्ट्स और सी लाइफ के लिए काफी फेमस है। यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटक आमतौर पर एन थोई बंदरगाह से बोट या स्पीड बोट किराए पर लेते हैं। हर साल करीब 7.5 लाख भारतीय वियतनाम जाते हैं और वियतनाम जाने वाले ज्यादातर इंडियन वियतनाम के सबसे फेमस बीच डेस्टिनेशन फू क्वोक द्वीप जरूर जाते हैं। वियतनाम भारतीयों के लिए बजट फ्रेंडली टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन शनिवार को यहाँ पहुंचे भारतीय सैलानियों को इस द्वीप ने ऐसा दर्द दिया है जिसे भुला पाना आसान नहीं है। मॉनसून की तेज रफ्तार ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ। नाला ओवेरा इलाके में बादल फटने के बाद आए मलबे में गाड़ियां दब गईं। होटल के कमरों में मलबे का पानी घुस गया, तो वहीं सड़क पर पत्थर और पानी के साथ आए सैलाब ने लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया। तेज बारिश के बाद पहाड़ों से आया पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया, होटलों दुकानों में घुस गया। जाहिर है इसके बाद लोग परेशान हैं और पहाड़ी राज्यों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और जगह जगह से लैंडस्लाइड की, बादल फटने की खबरें आ रही हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में बादल फटा है और बादल फटने से पानी ने ज़बरदस्त तबाही मचाई और जिस होटल में पानी भर गया वो देखिए आप, वहाँ से जो टूरिस्ट हैं उनको अब निकाला जा रहा है, उनको दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। पूरा होटल जो है वो मलबे वाले पानी से अटा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो स्कूटी खड़ी है, बाइक्स हैं, लोगों की गाड़ियाँ, सब कुछ मलबे में दब गया। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, रात को जब बादल फटा उस वक्त कैसा मंजर था और सुबह तबाही के जो निशान हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये जो मलबा है ये होटल, घरों तक अंदर अपने साथ गंदा पानी ले गया और लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। पहलगाम में कल शाम 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद रात 8 बजे से 9 बजे के बीच ये फ्लैश फ्लड आया और पहाड़ से पानी के साथ काफी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ आ गया जो पूरे इलाके में फैल गया। कई घरों में, होटल्स में ये मलबा घुस गया। बताया जा रहा है कि पहलगाम के अवूरा और देवाथू की जंगली पहाड़ियों पर एक छोटी सी जगह पर बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की तरफ आया जो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ा और लिड्डर नाले में मिल गया। बाढ़ का पानी और मलबा इलाके के कम से कम 3 से 4 होटल में घुस गया, जिसके बाद वहां मौजूद टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की वजह से शेषनाग नाला, लिड्डर नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया। हालांकि ये अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन अगर बारिश का दौर यूं ही जारी रहा तो ये खतरा बढ़ सकता है, लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। बाढ़ जैसे हालात जो अभी यहां पैदा हो गए हैं वो और विकट हो सकते हैं। और अब राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजौरी में भी हर तरफ पानी ही पानी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखिए आप, मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी भरा हुआ है, लोगों का जीना मुहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां नाले उफान पर हैं। पहाड़ी राज्यों में मानसूनी बारिश ने लोगों की जिंदगी को एक तरीके से ठप सा कर दिया है। अब आपको मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड हुआ। मंडी जिले के गोहर पंडोक रूट पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पहाड़ों का मलबा काफी एक बड़ा हिस्सा टूट करके रास्ते पर आ गया, ट्रैक पर आ गया और इसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, जिससे किसी तरह का कोई
नुकसान नहीं हुआ। तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जेसीबी आप इस वक्त रास्ते में खड़ी देख रहे हैं। रास्ता क्लियर करना ही एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉनसून की तेज रफ्तार कैसे अलग अलग इलाकों को प्रभावित कर रही है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है लैंडस्लाइड की वजह और फ्लैश फ्लड से आम लोगों की जिंदगी जो है वो रुक सी गई है। पहलगाम, अनंतनाग, मेंढर, रुद्रप्रयाग, शिमला, सिरमौर, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक इस वक्त सब जगह मॉनसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। और सिर्फ बारिश ही नहीं, इसके अलावा लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों की जिंदगी रुक सी गई है, परेशानियां बढ़ गई हैं। मानसून की खतरनाक रफ्तार, फटे बादल, बरसे पहाड़। मैदान में बाढ़, बारिश मूसलाधार, अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर। बादल फटने के बाद आए सैलाब में समा गई कार। घर और होटल में भी घुसा पहाड़ से आया पानी और मलबा। नाले में हाहाकारी उफान। आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम की है, जहां तेज बारिश के बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे ने कोहराम मचा दिया। पहलगाम में शनिवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश देर रात तक जारी रही, जिसके बाद पहाड़ी जंगल में फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड के तेज बहाव से पहाड़ से पानी के साथ काफी मात्रा में मलबा नीचे आ गया, जो पूरे इलाके में फैल गया। कई घरों और होटलों में ये मलबा घुस गया। बताया जा रहा है कि पहलगाम के आबूरा और देवाथू की जंगली पहाड़ी पर एक छोटी सी जगह पर बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आ गया। मलबा घरों और होटलों में घुसते हुए लीडर नाले में मिल गया, जिसे नाले में उफान आ गया। बाढ़ का पानी और मलबा इलाके में कम से कम 3 से 4 होटलों में घुसा, जिसके बाद वहां मौजूद टूरिस्टों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। बाढ़ की वजह से शेषनाग नाला और लिड्डर नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि ये खतरे के निशान के अभी नीचे ही है। 9 बजे के करीब कम से कम 9 बजे करीब हमें ऊपर से फ़ोन आया। एक बंदे ने फ़ोन किया लगभग 2 किलोमीटर ऊपर से कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो आप लोगों को निकालिए। जो हमने मस्जिदों पर ऐलान किया, जो भी लोग खतरे में थे हमने उनको सेफर पुलिस पे निकाला। और कुछ टूरिस्ट होटल्स में थे जिनमें थोड़ा सा पानी गया, उधर 3RR और बाकी जो BSF थी, JK पुलिस था, हम वहाँ मिल के गए, यहाँ के लोकल, हमने उनको सेफर दूसरे होटल्स में शिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से मेंढर जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूरा इलाका पानी पानी है। बारिश के पानी में कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांव में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाके से अब तक 25 लोगों का रेस्क्यू किया है। कश्मीर के ही अनंतनाग में जारी लगातार बारिश और मानसून की तेज रफ्तार के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल से उत्तराखंड तक कोहराम मचा है, तो मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हैरान करने वाली ये तस्वीर शिमला की है, जहां पहले सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई और फिर अगले ही पल पूरी की पूरी सड़क धंस गई। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें शिमला के कोटखाई इलाके की हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से देवरी खानेती सड़क ढह गई, जिससे इलाके का संपर्क बाकी जगहों से कट गया। शिमला से ही लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई, जहां कई कारें लैंडस्लाइड से नीचे आए मलबे में फंस गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो सिरमौर जिले के बड़वास इलाके का है, जहां अचानक पहाड़
पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। हिमाचल के साथ उत्तराखंड भी बाढ़ बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बेहाल है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर गिर गया। और अब खबर चीन से है, जहां से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। बाढ़ के पानी में वहां अचानक सैकड़ों जहरीले सांप दिखाई देने लगे। वीडियो देख करके, ये तस्वीरें देख करके लोग सहम गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक बाढ़ के वीडियो में लोग कमर तक पानी में डूबे हुए थे और लाठियां लेकर सांपों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारी बारिश आई तो बाढ़ में 900 से ज्यादा सांप दिखे, जिनमें से कई तो बहुत जहरीले हैं। बताया जा रहा है कि चीन के ग्वांची में सांप पालने का सबसे बड़ा सेंटर है। यहां दवाओं, चमड़े के सामान के लिए करीब 3 करोड़ रेंगने वाले जीवों को पाला जाता है। इसी जगह पर बाढ़ आने के बाद बांध टूट गया और फार्म की दीवार ढहने की वजह से सांप जो हैं वो रिहायशी इलाकों में घुस गए। अब बात अमेरिका की करते हैं। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमला किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक IRGC ने साइप्रस के झंडे वाले जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने यह हमला किया। दोनों देशों के बीच डील के बाद अमेरिका का ईरान पर यह तीसरा बड़ा हमला है। अमेरिका ने ईरान के बुशहर में यह हमला किया। बुशहर में IRGC का बेस है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने इसी बेस को निशाना बनाया। हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे लगे जहाज पर IRGC के हमले के बाद एक सिविलियन क्रू मेंबर लापता बताया जा रहा है। वहीं बहरीन की तरफ से ईरान पर हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से रॉकेट दागे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोकने के लिए करता है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के बंदर अब्बास और सिरीक में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। केशम आइलैंड में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। अमेरिका के हमले के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। आग का गुबार देखा गया। बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है और यहां अमेरिका की तरफ से पिछले 2 दिनों में कई बार यहां पर हमले किए गए हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान ने UAE, कतर, बहरीन, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तनाव की जद में है। इन हमलों के बाद कतर के आंतरिक मंत्रालय ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर सभी से अपने घरों या सुरक्षित जगहों के अंदर रहने की अपील की है। UAE और कतर के अलावा कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में भी बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पूरे खाड़ी क्षेत्र के देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हवाई हमलों का मुकाबला करने में लगे हैं। अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि जब तक इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशन खत्म नहीं होते तब तक कोई आवाजाही नहीं होगी। शनिवार को IRGC नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रास्ता भटकने और ट्रैकिंग से हटने वाले एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाई। तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कसम खाई है कि ईरानी लोग उनके पिता ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई और 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुए युद्ध में मारे गए दूसरे लोगों की मौत का बदला लेना जारी रखेगा। मुज्तबा खामनेई का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें ईरान के खिलाफ और मिसाइल हमले करने की धमकी दी गई थी। و جا دارد به همین مناسبت از حضور 10 میلیونی اعجاب برانگیز دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد صمیمانه قدردانی کنم. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است
آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. राम मंदिर में छिड़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को सीईओ चयन समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें सीईओ के लिए उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए। उम्मीदवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक आवेदन दे सकते हैं। सीईओ बनने के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव, टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी है। तो सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। अयोध्या पुलिस ने टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड की मांग की है। 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी गई है। अब अगली सुनवाई में अदालत को यह फैसला करना है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में चोरी और हेराफेरी के मामले की जांच तेज हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति की 4 सदस्यों की समिति पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में हर हालात की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसके लिए काउंटिंग की जगह पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के वक्त ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आरोपों के घेरे में आए कर्मचारी जो पहले ही नोटिस जिनके लिए जारी हो चुका है, उनकी भी जांच की जाएगी। जांच दल का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी भूमिका स्पष्ट हो और ये सुनिश्चित करना है कि बद्रीनाथ धाम की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह से कायम रहे। समिति ने कहा कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को देश की सबसे ताकतवर महिला का सम्मान मिला है। मुंबई में आयोजित फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन समारोह में देश की 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें नीता अंबानी पहले स्थान पर रहीं और उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर की प्रमुख महिला लीडर्स शामिल हुई। समारोह में देश की उन 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनका नेतृत्व देश की आर्थिक गति को मजबूती दे रहा है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इवेंट में भारत के भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अलग अलग सेशंस आयोजित किए गए। इस पर व्यापक चर्चा भी हुई। 2026 की सबसे ताकतवर महिला का सम्मान पाने वाली रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने नेतृत्व को लेकर बड़ी बातें कही। नीता ने कहा, समाज में दया, संवेदनशीलता, समानता और सम्मान जैसी भावनाओं को बढ़ावा देना नेतृत्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीता अंबानी ने इस बात पर भी जोर दिया कि लड़कियों को मजबूत, क्षमतावान और सशक्त बनाना देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के अलग अलग सेशंस में बिजनेस लीडर्स ने इस बात पर भी चर्चा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में बड़े बदलाव ये किस तरह से ला रही है। लेकिन मजबूत लीडरशिप हमेशा कुछ नया जानने, लचीलेपन और कस्टमर फोकस के साथ इंसानी समझ पर ही निर्भर रहेगी। वित्तीय समावेश के सेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण का नेक्स्ट फेज सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंचने के लिए सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से वेल्थ बनाना और फाइनेंशियल डिसीजंस लेना भी शामिल है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन कार्यक्रम में महिलाओं के लिए सेफ वर्कप्लेस, लंबे समय तक चलने वाले कंज्यूमर ब्रांड बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो जरूरतें हैं उन पर चर्चा की गई। मोस्ट पावरफुल वुमेन प्लेटफॉर्म लीडरशिप के लिए देश के प्रभावशाली मंचों में से एक के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2026 में ताकतवर महिलाओं को सम्मानित करने का फॉर्च्यून इंडिया के ये कार्यक्रम उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो देश के विकास के लिए बिजनेस और समाज में सार्थक बदलाव ला रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकारी अस्पताल में 6 दिन में डिलीवरी के लिए भर्ती 5 महिलाओं की मौत पर अब बवाल हो रहा है। यह मामला महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ और शिशु चिकित्सालय से जुड़ा है। आरोप यह है कि ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की वजह से इन महिलाओं की जानें गई हैं। परिवार ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने वक्त पर सही इलाज नहीं दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन थिएटर में इंफेक्शन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद लगातार ऑपरेशन किए गए, जो सीधे तौर पर
लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अस्पताल का कहना है कि महिलाओं की मौत के मामले में संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इन मौतों के अलग अलग कारण का हवाला भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से दिया गया। गायनेकोठी का सैंपल फेल पाए जाने पर उसे बंद कर दिया गया है। उधर इस पूरे मामले में 6 सदस्यीय सीनियर डॉक्टर्स की जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले में अब जांच करेगी। दिल्ली पुलिस का लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक्शन जारी है। एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटर्स को पकड़ा है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये तीनों थे। टारगेट किलिंग की प्लानिंग की को लेकर भी जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि विदेश में बैठे नेटवर्क के जरिए जानकारी इन्हें मिल रही थी। एसटीएफ ने ट्रैक कर तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी कई फायरिंग की वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। इनकी लगातार एसटीएफ को और दिल्ली पुलिस को तलाश थी। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पार्टी 2 गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के साथ है तो दूसरा गुट प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ खड़ा दिख रहा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने नाराज नेताओं के साथ बैठक की। भूपेश बघेल ने नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाराज नेता झुकने को तैयार दिखे नहीं। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कह दिया कि पंजाब में कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चलेगा। ठोक के बोलने चाहिए लीडर, सानू कंप्रोमाइज्ड लीडर नहीं जरूर। कि स्लीपर सैल ते कंप्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा। कांग्रेस के वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस है, उन्हीं सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही फैसला होगा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर घमासान। चन्नी बोले राजा वडिंग छोड़ें कुर्सी। रंधावा की 2 टूक, नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह और पार्टी नेताओं के बीच गुटबाजी खत्म होती नहीं दिख रही है। प्रभारी भूपेश बघेल की तमाम कोशिशों के बाद भी पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। शनिवार को कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग में भूपेश बघेल ने बगावत खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों की माने तो चन्नी रंधावा गुट की बैठक में चन्नी और रंधावा के तल्ख तेवर बरकरार रहे, जिसके बाद अब पूरा विवाद आलाकमान के पास भेज दिया गया है। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा। चंडीगढ़ में बागी गुट से 2 घंटे चली मीटिंग के दौरान हर वक्त माहौल गरमाया रहा। 3 सांसदों और 9 विधायकों वाले बागी गुट ने साफ कर दिया कि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग की अगुवाई में काम नहीं कर सकते। सूत्रों की माने तो नेताओं ने राजा वडिंग को लेकर जमकर सवाल खड़े किए। नेताओं ने कहा कि हाईकमान को उनकी नई नियुक्ति वाले फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। इस दौरान भूपेश बघेल नेताओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिखा। सांसद सुखजिंदर रंधावा ने तो सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें कांग्रेस को डुबोने वाला प्रधान नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा। वो काम करना कि पंजाब के कांग्रेस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। सुखजिंदर रंधावा ने भले ही अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वो राजा वडिंग के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं सुखजिंदर रंधावा के बयान पर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो बीजेपी और आप के नेताओं से मिल रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜ਼ 100% ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ पंजाब ਨੂੰ बिल्कुल नहीं चाहिए। सूत्रों की माने तो चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में साफ कर दिया है कि 2 ही शर्तों पर पूरा विवाद सुलझ सकता है। पहली, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और दूसरी, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करके पूरा चुनाव लड़ा जाए और टिकट वितरण में चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। हमारा मकसद जीतना है और जीत पॉपुलर फेस ही सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना था कि जो आपकी डिमांड्स आपने मेरे पास रखी वो वर्बेटिम वर्ड बाय वर्ड मैं ऊपर ले आऊँगा और उसका कुछ हल होगा तो ऊपर वाले निकाल कर मुझे बता देंगे और मैं आपको कन्वे कर दूंगा। सो मैं समझता हूँ विद इन अ वीक एवरीथिंग, जो भी पंजाब की एक्सपेक्टेशंस हैं, कांग्रेस के वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही फैसला होगा। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पंजाब में जीत के लक्ष्य को लेकर तैयारियां कर रही है, लेकिन पार्टी में जारी गुटबाजी ने कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में मचे बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम हाउस में कल शाम यह मुलाकात हुई। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल भी शामिल रहे। दतिया में नरोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को बाई इलेक्शंस के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। नाम के ऐलान के बाद से ही दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल करना शुरू कर दिया था। हाईवे को जाम कर दिया, पुलिस से भिड़ गए। नरोत्तम मिश्रा की अपील के बाद भी जब समर्थक नहीं माने तो सत्ता और संगठन की तरफ से उन्हें तलब किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा के तेवर थोड़े से बदले हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक होगा। ये भी कहा कि आशुतोष तिवारी के नामांकन में वो जाएंगे, अपना समर्थन देंगे। जो है बातचीत हुई है आपकी, जो है बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी इस पर बयान सामने आया। खंडेलवाल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। हेमंत खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने भावावेश में आकर इस्तीफा दिया, लेकिन संगठन ने यह फैसला लिया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। विधायकों को 20 से 30 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया। उमर ने यह भी कहा कि उनके विधायकों ने ही बताया कि ऑफर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात भी कही गई है। तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो।
सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। वहीं बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी आरोप गलत हैं, उन्हें सिरे से खारिज किया जाता है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से उनके दावे के सबूत मांगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। अगली खबर कोलकाता से, जहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के करीब 136 साल पुरानी मस्जिद को रिलोकेट करने की तैयारी हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट के एयर साइट पर मौजूद 136 साल पुरानी ये गौरीपुर जामा मस्जिद है, जिसे हटाने का अब फैसला लिया गया है। बांकड़ा मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। शनिवार से इस मस्जिद में जाने के लिए जारी होने वाले एंट्री पास भी बंद कर दिए गए। साथ ही मस्जिद में नमाज अदा करने पर भी रोक लगा दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल की मौजूदगी है, उनकी तैनाती है। मस्जिद के शिफ्ट होने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के दूसरे रनवे के एक्सपेंशन का काम आगे बढ़ सकेगा। मस्जिद के चलते ये काम काफी वक्त से लटका हुआ था। দেখুন, মসজিদটি এয়ারপোর্ট অথরিটির জায়গায়, রাজ্য সরকারের জায়গায় নয়। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এয়ারপোর্ট অথরিটি বলতে পারবে। কিন্তু আমি যে বিষয়টা আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই, এই মসজিদটির জন্য এক ধারে যেরকম নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে থাকছে। কারণ হচ্ছে এখানে যে ঢুকছে, যারা ওখানে নামাজ পড়তে, তাদের কোনো পাস ইস্যু করা হয় না, তারা খালি আধার কার্ড দেখিয়ে ঢোকে। এবং সিআইএসএফ এর অনেক জওয়ান এবং একটা বাস রাখতে হয় তাদের নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে এই মসজিদটা থাকার জন্য এয়ারপোর্টে রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে পারছে না, এবং রানওয়ে সম্প্রসারণ হতে না পারার জন্য অনেক বড় বড় এয়ারলাইন্স এখানে কিন্তু আসতে পারছে না। বড় বড় এয়ারলাইন্স না আসতে পারার জন্য যেভাবে এয়ারপোর্টের রেভিনিউ লস হচ্ছে, এখানে লোকদের কর্মসংস্থান লস হচ্ছে, এবং সার্বিকভাবে এয়ারপোর্টের বিকাশ আটকে আছে। এক সিকিউরিটি ইস্যু, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে বারবার সিকিউরিটি থ্রেট আসছে। সেখানে এয়ারপোর্ট দিয়ে মুভমেন্ট করেন, প্রধানমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুভমেন্ট করেন, সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোর উপর এক্সট্রা চাপ আসে। কিন্তু কেন? একটা মসজিদকে স্থানান্তরিত করতে কি অসুবিধে আছে? রাষ্ট্রের কাজে যে কোনো সম্পত্তি, যে কারুর বাড়ি, কারুর জায়গা, ফ্যাক্টরি যদি সরানো যায়, তাহলে মসজিদও সরানো যাবে। আমরা বারবার বলেছি যে মসজিদের জন্য যা প্রয়োজনীয় ল্যান্ড লাগে সেটা আমরা উদ্যোগী হয়ে করে দেব।